आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear students, Assalamu alaikum. I am here to continue the same chapter in my second lecture. Reflection on the reawakening is second lecture. I have taught you these difficult words, so when you read yourself, that would help you. So let me continue the text. This is the history of somewhat European countries, East and West. So I'll have to read some paragraphs for you to make you understand. अच्छा, जब मॉस्को और पेकिंग का अलायंस हुआ, that was the threat to Europe for its freedom. Now writers say this is a new fact which I think that even Asia has not yet adequately realized. ये एक नई हकीकत थी, मेरे ख्याल में शायद एशिया ने भी इसको ठीक तरह से समझा नहीं. For centuries Asia has suffered under the influence of the white man. सैकड़ों सालों से गोरों के बदतमीजी जुल्म का शिकार थे एशियन कंट्रीज. आई हैव माई सेल्फ सीन दिस इंसुलेंस डिस्प्लेड इन वेज दैट मेड माई ब्लड बॉयल एंड दैट इफ आई हैड बीन एन एशियन एंड नॉट अ यूरोपियन वुड हैव राउज्ड मी टू फ्यूरी. अब वो कहते हैं कि मैंने ये गुस्ताखियाँ, ये बदतमीजियाँ, ये जुल्म अपनी आँखों से देखा और मेरा खून खौल गया. और वो कहते हैं कि अगर मैं यूरोपियन नहीं होता और एशियन नहीं होता तो मैं तो बगावत पर तुल जाता, मैं सारा नहीं छोड़ता. This long experience of European domination has naturally produced a mood of resistance, and as always happens in such cases, there is a danger lest the fight of independence should become a desire for conquest. अब वो कहते हैं कि ये लंबा अरसा जो यूरोपियन डोमिनेशन का गया, फितरी तौर पर इसने जन्म दिया उस ख्वाहिश को, यानी कि आज़ादी की ख्वाहिश को. हाँ, लेकिन जैसा कि इस तरह के मामलात में होता है कि बहुत देर तक आज़ादी की जद्दोजहद, बहुत देर तक आज़ादी की ख्वाहिश, अगर इट डजंट कम ट्रू तो फिर क्या होता है कि वो ख्वाहिश मज़ीद कहना चाहिए कि एक्सट्रीम पर आ जाती है और वो आज़ादी की ख्वाहिश पावर की ख्वाहिश में बदल जाती है. यानी कि आज हमें आज़ादी चाहिए, तो अगर आज़ादी की ये जद्दोजहद बढ़ती जाएगी, टाइम पीरियड लॉन्ग होता जाएगा, तो कल हमारी ये ख्वाहिश होगी कि नहीं, अब हमें दुनिया को मगलूब करना है, अब हमें दुनिया पर हुकूमत करना है. तो ये वही हो जाएगा जैसा अगले कर रहे हैं और हम भी उसी सेंस में आ जाएंगे. तो इस तरह से दुनिया में अमन कायम होना और दुनिया में एक कहना चाहिए कि अपनी हुकूमत होना मुश्किल हो जाएगा. There are, it is true, some remnants of white imperialism to be swept away. The French are reluctant to abandon their claims in Indochina. The British cling to Malaya and still hope to salvage something in Western Asia and Egypt and the Sudan. अब वो कहते हैं कुछ बाकियात गोरों की शहंशाहियत के ख़त्म हो चुके थे. बाकी ये था कि फ्रेंच ने इंडो चाइना के ऊपर अपना तसल्लुत बनाने की कोशिश कर रहे थे. ब्रिटिश मलाया की तरफ अपना कुछ, उनको भी ये था कि इनको हम अपना ग़ुलाम बनाए रखें. और वेस्टर्न एशिया था वो इजिप्ट यानी कि मिस्र और सूडान की तरफ उनका जहन इस तरह से था. बट इन अ लार्ज व्यू इट इज़ क्लियर दैट व्हाट रिमेन्स ऑफ यूरोपियन पावर इन एशिया इज़ डूम्ड. हाँ, लेकिन अगर बड़े तवज्जुह से, बड़े नज़रिए से देखा जाए तो एशिया में अब ये तबाही हो चुकी थी, अब इनकी पावर की तबाही आ चुकी थी. नो वन कैन सीरियसली सपोज दैट वेस्टर्न यूरोप कैन लॉन्ग रिटेन सच शेड्स ऑफ पावर्स एज रिमेन to it in Asia, nor does it seem probable that American imperialism will be able to replace that of वेस्टर्न यूरोप. अब नज़र नहीं आ रहा था कि वेस्टर्न यूरोप की पावर बाकी रहनी है और ना ही अमेरिका की शहंशाहियत में वो पावर थी कि जो वेस्टर्न यूरोप को रिप्लेस कर सके. There is only imperialism which now offers any menace to Asia. It is that of Russia. सिर्फ एक ही शहंशाहियत जिसका थ्रेट नज़र आ रहा था और वो थी रशिया, रूस. बड़ी पावर थी. The tradition of civilization in Asia are एंशियंट एंड ग्लोरियस. राइटर कहता है कि एशिया का सकाफत और कल्चर कदीम भी था और शानदार भी था. आई डू नॉट विश टू सी देम वाइप्ड आउट एज आई फेयर हैपनिंग इन चाइना बाय अ डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर. मैं नहीं चाहता था कि वो मिट जाए, दुनिया से ख़त्म हो जाए, जैसा कि चाइना में हो रहा है कि एक डिग्रेडेड यानी कि एक पस्त वेस्टर्न कल्चर की को फॉलो करते हुए वो अपने इम्पीरियलिज्म को और अपनी तहजीब को भूलते जा रहे हैं. कम्युनिज्म दो दिस इज़ नॉट वाइडली रिकॉग्नाइज आइदर इन द ईस्ट और इन द वेस्ट. कम्युनिज्म की बात करते हैं कि ये
बहुत फैला हुआ नहीं था, ये रिकॉग्नाइज नहीं था, ना ही ईस्ट में ना ही वेस्ट में. इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट वेरिएंट फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म, वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म. मगरबी शहंशाहियत की जदीद और बड़ी कहना चाहिए तजलील आमेज फॉर्म थी ये. इट्स फिलोसफी इज जर्मन एंड इट्स रेजिम इज इम्पोज्ड बाय मिलिट्री फोर्स. अच्छा, इसका फ़लसफ़ा जर्मन्स का है और ये मिलिट्री फोर्स के थ्रू मुसल्लत की जाती है, पावर के थ्रू. कोई जमहूरियत का सेंस नहीं है इसके अंदर. If the reawakening of Asia were to take the form of subjection to communism, there would be a little in it that could be welcomed by any friend of humanity or of civilization. हाँ, वो कहते हैं कि अगर मशरिक एशिया का उभरना, अगर उसमें कम्युनिज्म को जगह दी जाती है, तो जो इंसानियत दोस्त होते हैं, जो इंसानी दोस्त होते हैं, जो सिविलाइजेशन पर यकीन रखते हैं, तो वो शायद इसको वेलकम ना करें. मज़ीद राइटर बात को आगे लेकर चलते हैं. व्हाट देन शुड एन एनलाइटन एंड इम्पीरियल स्पेक्टेटर होप एज रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एशिया. हाँ, अब देखने वाले क्या उम्मीद करते हैं एशिया की तरक्की के लिए. देयर आर सम थिंग्स विच दो इन मैनी वेज रिग्रेटेबल इट इज़ नेसेसरी टू एक्सेप्ट एज कंडीशन ऑफ सर्वाइवल इन द मॉडर्न वर्ल्ड. अब वो कहते हैं कि जदीद दुनिया में तरक्की के लिए, सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ें हमें करनी होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिन पर हमें पछतावा होना चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज इज़ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म. सबसे अहम बात है कि इंडस्ट्रियलिज्म की परवरिश, इंडस्ट्रियलिज्म को बढ़ाना. The power of England in the early 19th century was based upon virtual monopoly of machine production, and the power of Russia and the United States in the present days is due to the supremacy in this respect. अब वो कहते हैं 19वीं सदी की इंग्लैंड के पावर और रशिया का जो पावर है और 19th सेंचुरी की बात है, ये इन्होंने इंडस्ट्रियलिज़म में तरक्की की, इंडस्ट्रियलिज़म इन्होंने अपने मुल्क में फैलाया और इसी वजह से ये सुपरमेसी हासिल कर सके. It is useless to talk against mechanization because it is the source of power and because those who lag behind have difficulty in preserving independence. अब वो कहते हैं मैकेनाइजेशन के ख़िलाफ़, इंडस्ट्रियलिज़म के ख़िलाफ़, मशीन प्रोडक्शन के ख़िलाफ़ बात करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये ताकत का ज़रिया है और वो लोग जो पीछे रह गए हैं, नहीं इसको फॉलो कर सके हैं, उनकी अपनी आज़ादी तक को ख़तरा है. When industrialism was new in England, it roused indignant protest on account of its ruthlessness and destruction of beauty. जब इंग्लैंड में भी जब इंडस्ट्रियलिज्म नया था, तो वहाँ पर भी बड़ा इश्तियाल अंगेज़ एहतिजाज सामने आया और इसकी नेचर की तबाही के ख़िलाफ़ और इसकी बर्बादी के ख़िलाफ़. यानी कि इंडस्ट्रियलिज्म में होता है कि कुछ कहना चाहिए कि नेचुरल इन्वायरमेंट हर्ट हो रहा होता है. That is like that. These protests were eloquently expressed in Carlyle's past and present, but they remain completely ineffective. कार्लाइल की बुक पास्ट एंड प्रेजेंट में इन प्रोटेस्ट को दर्ज किया गया, लेकिन ये इनफेक्टिव रहे, इनका असर नहीं हुआ. लोगों ने इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ आना शुरू किया, मुल्कों ने तरक्की शुरू की, तो फिर वो नहीं सुने. यहाँ तक कि देयर आर सिमिलरली इनफेक्टिव इन द प्रेजेंट डे गांधी इन स्पाइट ऑफ हिज इमेंस इन्फ्लुएंस ओवर हिज कंपैट्रियट्स. अच्छा, ये भी हुआ कि गांधी साहब का उनके अपने हमवतनों के पर बड़ा असर और रसूख था. जो वो कह दे वो हो जाए, उनकी लफ्ज़ों के, उनकी बातों के मुंतज़िर रहते थे. लेकिन गांधी साहब का भी जो प्रोटेस्ट था इंडस्ट्रियलिज्म के अगेंस्ट, वो भी इनफेक्टिव रहा, वो भी नहीं चला. किस तरह से? was totally unable to restore the spinning wheel. गांधी ने चरखा कल्चर राइज किया था इंडस्ट्रियलिज्म को रिप्लेस करने के लिए, नहीं चला. Machine production and scientific technique generally is bound to prevail wherever there is sufficient civilization to make it possible. मशीनी पैदावार जहाँ जहाँ सिविलाइजेशन ने उसको जगह दी, वहाँ वहाँ उसने तरक्की के रास्ते ओपन कर दिए. The most sinister application of scientific technique is in regard to weapons of war. अब आ जाए साइंटिफिक टेक्निक की बात की तो इंडस्ट्रियलिज्म, द वे ऑफ सर्वाइवल फॉर इन द वर्ल्ड. अब इसकी खराब
शक्ल क्या है, इसका ख़राब एस्पेक्ट क्या है, बुरा एस्पेक्ट क्या है, वो है राइटर कहता है कि सबसे ख़तरनाक इसकी एप्लीकेशन है साइंटिफिक टेक्निक्स है जो कि जंगी हथियार बनाने में लगती है, राइट। Must we fear that the independence of Asian countries will bring an increase in the amount of human energy devoted to war? क्या हमें ये ख़तरा होना चाहिए कि एशियन कंट्रीज़ अपनी ज़्यादातर एनर्जी वेपन्स ऑफ वार बनाने में लगा देंगे? ये ख़तरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? राइटर कह रहा है होना चाहिए। और मे वी होप दैट द न्यू इन्फ्लुएंस ऑफ एशिया इन द वर्ल्ड विल बी थ्रोन ऑन द साइड ऑफ द पीस, या ये होना चाहिए कि एशिया का जो नया इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है वो अमन की तरफ उसका रुझान नज़र आए। अब राइटर कहता है आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू हैव एन ओपिनियन एज टू व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन दिस रिस्पेक्ट। ये कहना अभी कबल वक्त होगा क्योंकि देखें कि होता क्या है, होने वाला क्या है। बट इट इज़ नॉट टू अर्ली टू हैव एन ओपिनियन एज टू व्हाट इज़ डिज़ायरेबल, लेकिन ये कहना कि क्या किस चीज़ की तवक्को की जाती है और क्या होना चाहिए, ये कहना अर्ली नहीं है, ये कहा जा सकता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू वास्ट ब्लॉक फिल्ड विद बिटर हॉस्टिलिटी टू ईच अदर इज़ डिजास्टरस। दुनिया दो बड़े ग्रुपों में तकसीम हो जाए और आपस में दुश्मनियाँ भर ले तो बड़ी तबाहकुन बात है। The existence of the states not belonging to either bloc is to be welcomed since, और वो वजूद उस रियासत का वजूद जो इन ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखती, वेलकम। It gives some hope that if a third world war breaks out, a portion of mankind will escape its horrors, और इसमें उम्मीद नज़र आती है कि जो इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो भी जाती है तो ये लोग अपने आप को अमन की तरफ ले जा सकते हैं, जंग से बचा सकते हैं। तो कुछ उम्मीदें हैं। I think Asia should seek to preserve what has been of value in its own traditional civilization and should not allow itself to swim to by some of the worst features of Western thinking under the impression that this is the only way to preserve independence। तो राइटर कहता है कि आज़ादी को बचाने का सिर्फ इस वक्त एक ही उम्मीद नज़र आ रही है कि एशिया अपने आप को इस सबसे बचा सके थ्रू इट्स ग्लोरियस सिविलाइजेशन। Dear students, I'm going to complete my second lecture of this chapter. Inshallah, we'll be completing this chapter in my next lecture. Thank you very much. Till then, Allah Hafiz.